नमस्कार साथियों, वेलकम टू ज्ञानवर्स। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का भाग 2, जिसमें हम समझेंगे गोली दर्पण के बारे में, उसकी संरचना, किरण आरेख और दैनिक जीवन में उपयोग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कल हमने प्रकाश की परिभाषा, दीप्त अदीप्त वस्तुएं, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार और गोली दर्पण यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे किरण आरेख, गोलीय दर्पणों के उपयोग, दर्पण सूत्र, आवर्धन क्षमता। आज इतने टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पे कल यहाँ तक हो गया था, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। 3 नियम होते हैं। पहला क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हैं। अवतल दर्पण में यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। दूसरा क्या है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तीसरा क्या था? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये तीनों नियम कल हमने डायग्राम बना करके समझा था। जिन लोगों ने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। सबसे पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा और कहां बनेगा। देखिए, अनंत से आने वाली सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, अतः अनंत में स्थित वस्तु AB के बिंदु A व B से आने वाली सभी प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस F पर मिलती हैं तथा यहीं पर वस्तु AB का बिंदु के रूप में प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है? ये अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। जैसे देखो, ये कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई, ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये और ये क्या है? इसकी मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये क्या है? फोकस है, दर्पण का फोकस। और ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, तो मान के चलो AB एक वस्तु है जो कहाँ? अनंत में रखी हुई है। ठीक है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है? हमेशा एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो मान के चलो कोई अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, यानी जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी वो सारी एक दूसरे के समांतर होंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। तो क्या होंगी? और जो भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, पीछे हमने नियम पढ़ा था ये वाला, देखिए देखिए वाला, कि ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। पढ़ा था ना? तो वही तो यहाँ पे हो रहा है ना, कि देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जा रही हैं? फोकस से होकर जा रही हैं। जितनी भी हैं सारी ये फोकस से होकर जाएंगी। और जहां पर ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहीं पर बन जाएगा। ठीक है, कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा, बिल्कुल बिंदुवत बनेगा, बिंदु के रूप में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है एक बिंदु के रूप में। दूसरा क्या है? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के
बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। देखो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु ए बी के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। यानी कि मान लो एक ये वस्तु रखी है ए बी, कहाँ पे रखी है? ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हुई है। तो एक किरण क्या जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु दर्पण के बिंदु ए, वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होंगी? परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जितनी भी हैं वो सारी परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, तो वही क्या है कि बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, तथा बिंदु ए से चलने वाली दूसरी ये वाली, ये देखना, बिंदु ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये दूसरी किरण जो चलती है वस्तु के बिंदु ए से, वो कहाँ से होकर जाती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। पीछे हमने पढ़ा था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, ये वाला दूसरा नियम है ना, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये हमने पढ़ा था ना, तो वही नियम यहाँ पे लागू हो रहा है, वही नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। देखिए, ये क्या है कि प्रकाश से वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। ये देखिए, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात फिर उसी मार्ग में वापस लौट जाए। ठीक है, ये दोनों किरणें वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आपस में मिलती हैं। वहीं पर वस्तु ए बी का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब देखिएगा, ये प्रकाश किरण यहाँ परावर्तित होकर के फोकस से होकर जाएगी, इधर निकल जाएगी, और ये वाली वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। और ये दोनों किरणें देखिए यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, तो यानी ए क्या हो जाएगा? बिंदु ए डैश हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिए? ए डैश दे दिए, और मुख्य अक्ष से इस पर लंब डालने पर ये ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा? ए बी का प्रतिबिंब हो जाएगा। कैसा है? ये उल्टा है। ठीक है, उल्टा है, वास्तविक है, और देख लीजिए वस्तु से छोटा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब क्या होगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो क्या होगा? वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु ए बी के बिंदु, देखो ये वक्रता केंद्र है ना, यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है ए बी ये वाली, ये है, इतनी है वस्तु, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इतनी वस्तु है यहाँ तक, मुख्य अक्ष से ए तक। ठीक है, तो ए बी के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। जितनी भी मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरणें जाएंगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर ही जाएंगी। ठीक है, फोकस से होकर जाती हैं, तथा ए से यानी बिंदु ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर तीसरा नियम लग रहा है, यहाँ देखिएगा, देखिए तीसरा नियम क्या था? परावर्तन का तीसरा नियम क्या था? अभी देखिएगा, ये तीसरा नियम क्या है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको ऐसे पढ़ो, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये अवतल दर्पण की बात है।
ठीक है, तो यहाँ पर अवतल दर्पण ही पढ़ रहे हैं ना, तो यानी कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जा रही है, पहली पहली तो प्रकाश किरण कहाँ होकर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब ये दोनों किरणें जब आगे बढ़ती हैं तो एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही होती है, यानी कि वक्रता केंद्र के नीचे किसी बिंदु पर काट रही होती है। इसका नाम क्या दे दिए, ए डैश दे दिए, और मुख्य अक्ष से इस पर लंब डालने पर एक ए डैश बी डैश लंब डालें तो यही वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हो जाएगा, जो कैसा होगा, ठीक है, समांतर हो जाती परावर्तन के पश्चात, जो कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा और उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं तथा यहीं पर वस्तु ए बी का वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, ये वाला ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे चले। अगला है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो। वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य स्थित वस्तु ए बी के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर सीधी चली जाती है। यानी कि पहली प्रकाश किरण, ये वस्तु अब कहाँ पे स्थित है, वक्रता केंद्र और फोकस के, ये वक्रता केंद्र है, फोकस है, इसके बीच में स्थित है। तो बिंदु ए से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलेगी, वो प्रकाश किरण चलने वाली परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, क्योंकि पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण कहीं भी वस्तु रखी हो, अगर प्रकाश किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर ही जाएगी। ठीक है, तो ये फोकस से होकर जाएगी। लेकिन दूसरी जो होगी प्रकाश किरण, दूसरी प्रकाश किरण इस प्रकार से जाएगी कि ए से चलने वाली दूसरी किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती है। दूसरी जो प्रकाश किरण होगी वो कहाँ से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, यानी कि इस प्रकार वो दर्पण से टकराएगी कि परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, बिंदु ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण से इस प्रकार टकराएगी कि परावर्तन के पश्चात वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ये दोनों किरणें आगे चलकर बिंदु ए डैश पर एक दूसरे से मिलती हैं तथा यहीं पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, यानी कि किसी बिंदु ए डैश पर कहाँ वस्तु ए बी का ए डैश बी डैश क्या प्रतिबिंब बनता है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितना वस्तु दर्पण की ओर बढ़ती जा रही है उतना प्रतिबिंब क्या हो रहा है, दूर भागता जा रहा है। जितनी वस्तु छोटी होती जा रही है उतना प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि जितनी वस्तु दर्पण के पास जा रही है उतना ही प्रतिबिंब दूर जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, जब वस्तु कहाँ रखी थी, यहाँ पे रखी हुई थी अनंत और फोकस, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, इस जगह पे बन रहा था ना। अब वस्तु यहाँ पे रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा था। जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। अब इसके बाद जब वस्तु फोकस पे आएगी तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, अनंत पर पहुंच जाएगा। ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, और एक ऐसा है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
अगला है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। और एक चीज बता दें, ये जो लिखने का होता है ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आता है तो सिर्फ ये डायग्राम बना, डायग्राम पूछा जाता है, डायग्राम बहुत पूछा जाता है। ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का किरण आरेख बनाइए, ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डायग्राम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये अगर नहीं भी याद होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसकी सहायता से मतलब डायग्राम बनाया जा सकता है, बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो क्या होता है, मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु ए बी के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर सीधी निकल जाती है तथा बिंदु ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर सीधी निकल जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होने के कारण इसका प्रतिबिंब कहीं अनंत में बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। देखो यहाँ पे अभी क्या हमने बताया था कि जब वस्तु अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। अब वस्तु कहाँ आ गई, फोकस पे। तो फोकस पे जब वस्तु रखी है तो वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी और वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, होकर सीधी निकल जाएगी। इसी प्रकार वस्तु के बिंदु ए से दूसरी प्रकाश किरण इस प्रकार जाएगी कि वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाए, वक्रता केंद्र से होकर जाए। और ध्यान से देखिए तो ये क्या लग रहा है, ये दोनों किरणें एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, समांतर हैं। अनंत से जब वस्तु प्रकाश किरणें आ रही थी तो कैसी थी, एक दूसरे के समांतर थी। अब ये यहाँ पर अनंत की ओर जा रही हैं तो क्या हो रही हैं, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। जब समांतर हैं तो यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जाके अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, जाके अनंत पर बनेगा। और कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। जब अनंत पर वस्तु थी तो वस्तु क्या थी, वस्तु बहुत बड़ी थी, वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, बिल्कुल छोटा सा। तो अब वस्तु क्या है, छोटी है और प्रतिबिंब अनंत पर जा रहा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला है जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो। इसका पूरा लिखा हुआ नहीं है, मैं समझा दूंगा। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो, देखो जब वस्तु क्या होगी, यहाँ पर रखी हुई थी, अब कहाँ पे आ गई, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे सब फिर वही एक लगेगा कि वस्तु के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर ही जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी, ये फोकस से ही होकर जाएगी। ठीक, और दूसरी प्रकाश किरण किस प्रकार जाएगी, ऐसी जाएगी कि वह परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर निकल जाएगी। अब अगर यहाँ पर ध्यान दो, जहाँ पर ध्यान देने की बात जरूरत है, अगर इन दोनों को पीछे कितना भी बढ़ाया जाए तो क्या हो रहा है, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं, पास में आती तो दिख नहीं रही। जब ये पास में आती नहीं दिखाई दे रही तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकती हैं, और जब एक दूसरे से मिल नहीं सकती हैं तो इसका प्रतिबिंब भी नहीं बन सकता है। तो क्या करेंगे, तो अब इनको हम पीछे बढ़ाएं। अगर यहाँ पर देखा जाए, इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, वास्तव में नहीं मिल रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही। यानी कि अगर इन दोनों प्रकाश किरणों के पीछे और बढ़ाया जाए तो ये किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जहाँ पर ये एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वहीं पर क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है,
दर्पण के पीछे बनेगा, इसीलिए क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, अगर दर्पण के सामने बनता तो क्या होता है, वास्तविक होता। अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या होगा, आभासी होगा। ये यहाँ का, ये दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए क्या ऐसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, ये अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रकाश किरणें सारी हो गई। आरेख जितने हैं ये सारे हो गए, ये 6 होते हैं, 6 हो गए। अब इसके बाद उत्तल दर्पण में देखेंगे। उत्तल दर्पण में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 होते हैं, सिर्फ 2 हैं। उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके पहले थोड़ा सा इसका समरी, जो अभी तक 6 पढ़े थे वो 6 देख लीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। देख लो, समरी देख लो। अगर वस्तु अनंत पर है, 1 मिनट, क्या हो गया, बिंब यानी कि वस्तु की स्थिति, ये वस्तु की स्थिति है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है, ये प्रतिबिंब का साइज है, ये प्रतिबिंब की प्रकृति है। ठीक है, तो अगर वस्तु कहाँ है, अनंत पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, अत्यधिक छोटा बिंदु के रूप में। ठीक है, और उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अगर वस्तु सी यानी कि वक्रता केंद्र, ठीक है, सी का मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, वक्रता केंद्र सी से परे, परे यानी कि दूर होता है, परे का मतलब क्या होता है, दूर होता है, यानी कि वक्रता केंद्र से दूर हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, और एक ऐसा होगा, छोटा होगा और वास्तविक उल्टा होगा। अब अगर वस्तु कहाँ आ जाएगी, वक्रता केंद्र पर आएगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। साइज कैसा होगा, समान साइज होगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब होगा। और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगा। चौथे नंबर पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी से परे यानी कि सी से दूर, वक्रता केंद्र से दूर। और इसका साइज कैसे होगा, विवर्धित बड़ा, यानी कि वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, विवर्धित का मतलब बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होगा। और एक ऐसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, उसके बाद जब वस्तु फोकस पर आएगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और इसका प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, इसका प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वो अनंत में बनता है, इसलिए प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। छठा क्या है कि जब वस्तु P यानी कि ध्रुव और F यानी फोकस के बीच हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा होगा, विवर्धित यानी बड़ा होगा और आभासी तथा सीधा। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, आगे क्या पढ़ेंगे हम, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इसमें क्या होगा, इसमें केवल 2 स्थितियां होती हैं। एक स्थितियां होती है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, दूसरी क्या है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। क्यों, क्योंकि इसका जो फोकस होता है दर्पण के पीछे होता है। फोकस और वक्रता केंद्र क्या होता है, ये दोनों दर्पण के पीछे होते हैं। ठीक है, ये दोनों दर्पण के पीछे स्थित होते हैं, इसलिए वस्तु और एक तो अनंत के पर स्थित वस्तु होगी, या तो अनंत और ध्रुव के बीच पे स्थित होगी। ठीक है, तो पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। मैं समझा दे रहा हूँ, नहीं लिखा है, आप इसी लेक्चर से या वीडियो से सुन करके लिख लेना। ठीक है, देखो ये क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक, ये वस्तु है, कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, तो मान लो ये जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी,
परावर्तन के पश्चात अगर अवतल दर्पण है तो फोकस से होकर जाएंगी, अगर उत्तल दर्पण है, यहाँ उत्तल दर्पण है ना, तो क्या होगा, परावर्तन के पश्चात कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से होती है आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, यानी ये जो परावर्तन के पश्चात किधर जाएगी, इस साइड में चली जाएगी। लेकिन यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देखेगा, देखा जाए तो ये क्या लग रहा है कि जैसे कि किसी इस बिंदु से आ रही है, यही तो लग रहा है ना। ये भी कहाँ से लग रहा है, यहीं से आ रही है, यानी कि ये वास्तव में तो नहीं मिल सकती हैं, लेकिन अगर इसको पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से यहाँ पे मिल रही। ठीक है, तो यानी कि अनंत पर स्थित वस्तु के द्वारा आने वाली प्रकाश किरणें, समांतर प्रकाश किरणें, जब परावर्तन के पश्चात, ठीक है, दोनों एक दूसरे से दूर निकल जाती हैं, लेकिन इसको जब पीछे बढ़ा करके देखा जाता है तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, और यहीं पर वस्तु ए बी का उल्टा बिंदु के रूप में प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु के रूप में प्रतिबिंब बनता है। ये तो होगी एक स्थिति। दूसरी स्थिति इसकी क्या होगी कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित, ये क्या, ये वस्तु है, इसमें अक्षर चेंज हो गए, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, यहाँ पर अक्षर चेंज हो सकते हैं, लेटर चेंज हो सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रख सकते हो, वहाँ भी ये चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको ए बी मानना चाहो तो ए बी भी मान सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया, ए हो गया, ओ की जगह पर ए मान लीजिए, ओ डैश की जगह पर ए मान लीजिए, ओ की जगह पर बी मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, अब देखो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या होगी, इस साइड में चली जाएगी। ठीक, इधर चली जाएगी। लेकिन इसको अगर यहाँ से कोई देखेगा तो ये यहाँ से आती हुई थोड़ी ना प्रतीत होगी, ये ऐसा लग रहा, ऐसा लगेगा जैसे कि ये फोकस से होकर आती है। और उसमें पहला नियम भी क्या था, जब पीछे पढ़े थे प्रतिबिंब बनने के नियम, तो उसमें पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण में क्या होता था, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं तो नहीं होती, प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होती है तो कहाँ से आती हुई, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा नियम क्या था कि मुख्य वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण के लिए बता रहे हैं। अवतल दर्पण के लिए क्या था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए क्या था कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। लेकिन इससे पीछे अगर बढ़ाया जाएगा तो कहाँ से, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, और ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हैं। तो यहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन जाएगा, जो कैसा होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। ठीक है, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे चलते हैं। अब इसका भी देखें। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकट, स्थित तथा आपेक्षिक साइज, इसके दो ही बनते हैं ना, एक ही हो गया, एक ही हो गया। ठीक है, तो जब बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु होता है। ठीक है, प्रतिबिंब का मतलब परछाई होती है, प्रतिबिंब का साइज यानी प्रतिबिंब का साइज, और प्रतिबिंब की प्रकट यानी कि वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस एफ पर दर्पण के पीछे। कैसा होगा, अत्यंत छोटा, अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का, और कैसा, आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो तो कहाँ बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा,
आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है। शायद आज के लिए बस इतना ही। 2 टॉपिक बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वो जो 2 टॉपिक हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि उसी पर हमारे जो आगे के आंकिक प्रश्न हैं वो उस पर आधारित होंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो रह गया है वो अगले क्लास में कवर करेंगे। अगर आप लोग नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी, लेक्चर कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।